आज तारीख है 24 जुलाई 2025 और आज बात करेंगे ब्लू स्मार्ट के बारे में। जिनको नहीं पता उनको बता दें, ब्लू स्मार्ट जो है एक ईवी कंपनी थी, ओला या उबर के तरीके से, और वो जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही आपको सवारी प्रोवाइड करती थी। तो उनके पास 2500 व्हीकल्स थे, शायद 3000 चार्जिंग स्टेशन थे अक्रॉस भारत, मतलब कई देश, कई शहरों में वो लोग काम कर रहे थे। ज्यादातर काम उनका नोएडा में ही था। ठीक है। अब इसके 3 लोग फाउंडर थे, 2 सगे भाई थे, जग्गी जग्गी करके, एक जने और थे। ठीक है। अब ये कहानी आज क्यों सुना रहे हैं? ये लोग निखिल कामत के एक एपिसोड में आए थे कि कैसे एक ईवी कंपनी जो है शुरू करी जा सकती है, उसमें कार ऐड करी जा सकती है, कौन सी सरकार योजना दे रही है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ऐसे करके पूरा उसने समझाया हुआ था, जो थर्ड फाउंडर था। ठीक है, जिसको नाम पता है वो नाम लिख देना कमेंट्स में। ठीक है। तो फिर जो है इन लोग का एक मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स करके निकल आया कि इन लोगों ने 400 करोड़ का जो है एक घर वर खरीदा हुआ है ना। और उसमें फंड्स जो यूज किए हैं वो यूज किए हुए हैं जो कंपनी, मतलब जो लोगों ने पैसा इनकी कंपनी में लगाया था, उसको इन लोगों ने जो है एक अपना घर खरीदने में खर्चा किया हुआ है। फिर सरकार ने इन पे रोक लगा दी, सेबी ने इनके ऊपर जो है गलत तरीके से फंड्स को मिस एलोकेशन करने का आरोप लगा दिया है। जमा हो गया पैसा सारा, और जो है कंपनी दिवालिया घोषित हो गई लगभग लगभग। सारे सारे ऑपरेशंस बंद हो गए, पूरा बवाल वो हो गया। अब ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ? ठीक है, मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया में इनके आने से जस्ट पहले, जैसे मतलब जब ये इनके बर्बादी हुई है, उसके बाद ही टाटा ने एक बहुत अच्छी कार निकाली, हैरियर ईवी करके, है ना। और आपकी एमजी ने कार निकाली, फिर एक महिंद्रा ने बहुत अच्छी ईवी कार निकाली। तो देखा जाए तो अगर ये लोग इन कारों को अपनी फ्लीट में शामिल कर लेते तो वो सुपर लग्जरी सेगमेंट टाइप का एक वो बन जाता। ठीक है। और ये लोग टाटा के साथ मिल के जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे थे पूरे भारत में। टाटा एंड महिंद्रा के साथ भी इन लोग का एक टाई अप था। महिंद्रा ने इनको स्टार्टिंग में कार्स दी थी, फिर टाटा ने इनको बहुत सारी कार्स दी पैसा लेके। बट सब उसमें जो है एक जॉइंट वेंचर टाइप का भी चल रहा था। अब कहने को तो ये एक सिंपल सा केस लगता है कि मिस अप्रोप्रिएशन सामने आ गया, ये वो और कंपनी डूब गई। मेरा दूसरा टेक है। ठीक है, ये मेरा चैनल है, मेरे ओपिनियंस मैं यहाँ पे बताता हूँ, तो मेरा दूसरा टेक है। जब इनकी ये कहानी बाहर आई है, उससे पहले इन लोगों ने क्या किया था, एक इनका एक सीईओ या एक बड़ा अधिकारी जो है वो जॉब छोड़ के गया था। ठीक है, उसने क्विट किया था कि मैं अपनी नौकरी यहाँ से छोड़ रहा हूँ, ऐसा करके उसका वो था। और उसके बाद ये स्कैम एक्सपोज हो गया और इनके पैसे ऐसे सब डूब डाब गए। तो मेरा ये मानना है कि एक ये बड़ी ईवी कंपनी जो है वो कई लोगों के चैलेंज बन गई थी और बनने जा रही थी, क्योंकि जो इनकी राइड की कॉस्ट है वो कॉस्ट और ओला और उबर की जो कॉस्ट है उसमें बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि उसमें सीएनजी लगती है, उसमें खर्चा ज्यादा है, चार्ज मतलब, और मतलब एक एफिशिएंसी लेवल पे इलेक्ट्रिक कार बहुत जल्दी वो काम कर सकती है जो आपकी पेट्रोल या फिर सीएनजी नहीं कर सकती है। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओला और उबर इसके कट्टर दुश्मन थे, और ओला वाले ऐसा नहीं करेंगे ऐसा मुझे लगता है, और उबर वाले ऐसा करेंगे ऐसा भी मुझे लगता है। अब इसमें सीआईए है कि ओला उबर ने जो है किसी को पैसा दिया है कि क्या है, बट इससे भारत का नुकसान क्या हुआ है? एक आदमी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने जा रहा था भारत में, जो दूसरे लोगों को भी कभी ना कभी फायदा करता। सेकंड, वो बहुत बड़ी फ्लीट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खड़ी कर सकता था, गिवन उसको अच्छा खासा एक लोन मिल जाता, वो सारे शहरों में ही काम कर सकता था। तो जो शहर रोते रहते हैं कि हमारे यहाँ पोल्यूशन ज्यादा है, हमारे यहाँ पोल्यूशन ज्यादा है,
तो सबसे पहले ये काम नोएडा में हो सकता था और ओला उबर को बाहर कर दिया जाए बिल्कुल से इसमें। या फिर वो लोग उबर ग्रीन करके, मैंने एक देखा था, दिल्ली में गया था अभी 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले, मैंने वहां देखा था कि वहां पे लोग जो है उबर ग्रीन करके चला रहे हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि वो सिर्फ नोएडा में ही उबर ग्रीन चला रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई? लखनऊ में भी चला सकते हो तुम, बेंगलोर में भी चला सकते हो, और कई जगहों पे तुम उबर ग्रीन चला सकते हो, अगर तुमको उनका मॉडल चोरी करना है तो। तुम नहीं चोरी कर पा रहे हो तो अब क्या करोगे? तो वही, वो क्या नाम है, हर्षद मेहता वाला सीन में वो नहीं आता है, जिसका काम ना खराब कर सको उसका नाम खराब करो। तो ये मुझे ऐसा ही लगता है कि ये वही केस है। तो ये जो है वैसे ही केस लगता है कि एक आदमी को जो है इन्होंने बर्बाद कर दिया, पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। जो भारत के सपने थे ईवी इंडस्ट्री को लेके, ईवी टैक्सी को लेके और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेके, उन सब पे बट्टा बैठ गया। तो इसको इस तरीके से भी देखने वाला है कि या तो इसके कॉम्पिटिशन्स ने, जो कि हैं ओला और उबर, उन्होंने इसकी गेम खराब किया है, या फिर दूसरे देशों में जिसने चाइना शामिल है, जिसके पास बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक कार्स की एक फ्लीट है ना। शेंजन में उन लोगों ने वही का नियम निकाल दिया था कि सिर्फ और सिर्फ ईवी। तो इन सबको अगर आप जियो पॉलिटिक्स के सेंस में देखेंगे तो लगेगा कि ये जो है भारत को टारगेट करके किया गया है। तो बहुत दिन से मेरा ये बात को कहने का मन था, मुझे लगा हो सकता है कुछ केस वेस लगा दें यार, मैंने बोला नहीं, आज मेरा मन था मैंने बोल दिया। हर कंपनी जो चढ़ती है और जो उतरती है उसमें इन्वेस्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एंजल इन्वेस्टर से लेके ये इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर, और सरकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि सरकार आपके साथ है, आपके खिलाफ है, उस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है कि उसका अपोज कर रही है करके ना। तो इस तरीके से ही कंपनीज बनती है और बिगड़ती हैं। तो इसमें ये भी देखने वाला है कि कुछ लोग नहीं भी चाहते हैं कि भारत में ये सेक्टर्स जो हैं वो डेवलप हो सकें या हो जाएं या फिर अच्छा करें। क्यों? क्योंकि भारत कंपटीशन है, भारत डायरेक्ट कंपटीशन है चाइना के लिए, भारत डायरेक्ट कंपटीशन है अमेरिका के लिए। तो यही था आज के वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।